गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का पाठ 5 भारत की अनूठी लोक कलाएँ पढ़ेंगे। भारत की लोक कलाओं को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं लोक कला होती क्या है। किसे कहते हैं लोक कला? भारत की अनेक जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली आ रही पारंपरिक कलाओं को लोक कला कहते हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक भारतीय संस्कृति और कलाओं के बारे में बताना चाहते हैं तथा सभी में सांस्कृतिक विरासत के प्रति सुरक्षा की भावना का विकास करना चाहते हैं। भारत की सामाजिक सांस्कृतिक विरासत और सदियों से क्रमिक रूप में विकास कर रही परंपरा की झलक देश भर में निर्मित हस्तशिल्प की वस्तुओं में भरपूर रूप में दिखाई देती है। यहाँ लेखक बताना चाहता है कि भारत की जो संयुक्त संस्कृति है अर्थात अलग अलग संस्कृतियों का मिश्रण, धरोहर और सदियों से लगातार विकास कर रही परंपरा की झलक पूरे देश में हाथ से बनी हुई वस्तुओं में दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हस्तशिल्प इन वस्तुओं को तैयार करने वाले परंपरावादी कारीगरों की सांस्कृतिक पहचान का दर्पण है कि हस्तशिल्प जो इन वस्तुओं को तैयार करते हैं, जो परंपरावादी कारीगर है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कारीगर बन रहे हैं, जिनके पूर्वज भी कारीगर थे, इन वस्तुओं को बनाते थे, वे परंपरावादी कारीगरों की पहचान क्या है, सांस्कृतिक पहचान का दर्पण क्या करवाते हैं? हस्तशिल्प कि जो परंपरावादी कारीगर है उनकी पहचान का दर्पण है हस्तशिल्प। युगों से भारत के हस्तशिल्प जैसे कि कश्मीरी ऊनी कालीन, जरी की कढ़ाई किए गए वस्त्र, पक्की मिट्टी अर्थात टेराकोटा, मृत्तिका भांड, चीनी मिट्टी के बर्तन के उत्पाद, रेशम के वस्त्र आदि ने अपनी विलक्षणता को कायम रखा है। लेखक बता रहा है कि युगों से जो हस्तशिल्प अर्थात हस्तशिल्प में क्या क्या शामिल है, जैसे कश्मीरी ऊनी कालीन, जरी की कढ़ाई किए गए वस्त्र, पक्की मिट्टी जिसे टेराकोटा कहते हैं और जो कि टेराकोटा अलवर का प्रसिद्ध है, मृत्तिका भांड अर्थात मिट्टी के बने बर्तन के उत्पाद या वस्तुएं, रेशम के वस्त्र आदि ने अपनी अनोखेपन को बनाए रखा है कि ये सब जो बनती है, ये सब जो चीज़ें बनाई जाती है ये अपने आप में अनोखी होती है और इस विलक्षणता को बनाए रखा है। इन शिल्पों में भारतीय संस्कृति का जादुई आकर्षण है जो इनकी अनन्यता, सौंदर्य, गौरव और विशिष्टता का विश्वास दिलाता है। अनन्यता का अर्थ होता है अनोखे होने का भाव, सौंदर्य सुंदरता, गौरव और विशिष्टता की सबसे विशिष्ट होने का विश्वास दिलाता है। भारतीय हस्तशिल्प को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है कि भारतीय हस्तशिल्प को 3 भागों में बांटा जा सकता है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? लोक शिल्प, आध्यात्मिक शिल्प और वाणिज्यिक शिल्प। आध्यात्मिक शिल्प का मतलब होता है कि मन से संबंध रखने वाला, आत्मा को भगवान से जोड़ने वाला। लोक कला और जनजातीय कला क्या होती है? लोक कला और जनजातीय कला भारत के हर प्रदेश में कला की अपनी एक विशेष शैली और पद्धति है जिसे लोक कला के नाम से जाना जाता है कि भारत के हर क्षेत्र में अपनी एक कला है और इसी कला की एक अलग से विधि, एक अलग से तरीका होता है जिसे ही लोक कला के नाम से जाना जाता है। लोक कला के अलावा भी परंपरागत कला का एक अन्य रूप है जो अलग अलग जनजातियों, देहात के लोगों में प्रचलित है। देहात अर्थात गांव के लोगों में प्रचलित है। इसे जनजातीय कला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भारत की ग्रामीण लोक चित्रकारी के डिज़ाइन बहुत ही सुंदर है जिनमें धार्मिक और आध्यात्मिक चित्रों को उभारा गया है। भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक चित्रकलाएं हैं बिहार की मधुबनी चित्रकारी, ओडिशा राज्य की पत्ता चित्रकारी, आंध्र प्रदेश की निर्मल चित्रकारी आदि। लोक कला केवल चित्रकारी तक ही सीमित नहीं है, इसके अन्य रूप भी हैं जैसे मिट्टी के बर्तन, गृह सज्जा, जेवर, कपड़ों पर डिज़ाइन आदि। हर मनुष्य के भीतर
चित्र बनाने की स्वाभाविक इच्छा रहती है कि हर मनुष्य अपने मन से चित्र बनाता है, उसमें अपने आप से इच्छा होती है चित्र बनाने की। वह अपनी कल्पनाओं और भावनाओं को साकार करने के लिए शब्दों से भी पहले चित्रों का सहारा लेता रहा है। कि जैसे हम चित्र बनाते हैं तो चित्र बनाने से पहले, ड्राइंग करने से पहले हमारे दिमाग में उसका चित्र बन जाता है। मानव सभ्यताओं के प्राचीनतम चिन्ह गुफाओं में चित्रित है। इसी परंपरा ने आगे चलकर विभिन्न चित्र कला शैलियों को जन्म दिया। ये जो नीचे दी हुई है, ये हमारी जो प्रसिद्ध चित्रकलाएं हैं उनमें से कुछ चित्रकलाओं का वर्णन किया गया है। इन चित्रकलाओं में कुछ चित्रकलाएं निम्न हैं: तंजावुर चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, वारली चित्रकला, पत्ता चित्रकारी और राजस्थानी लघु चित्रकारी। पहली लोक कला है तंजावुर कला। तंजावुर कला के बारे में देखते हैं। भारत के तमिलनाडु प्रांत में तंजावुर नाम का एक छोटा सा नगर है। यह एक असाधारण कला के लिए जाना जाता है। कि तंजावुर कला कहाँ की है? तमिलनाडु प्रांत के तंजावुर गांव की, और इसी नगर के नाम से इसका नाम पड़ा तंजावुर कला। इस कला शैली से बने भित्ति चित्र कहते हैं जो चित्र दीवारों पर बनाए जाते हैं, हमारे देश के मंदिरों और विहारों में सुगमता से देखे जा सकते हैं। कि भित्ति चित्रकारी हमारे देश के मंदिर और विहारों में देखी जा सकती है। भित्ति चित्र के अतिरिक्त तंजावुर कला की एक लघु चित्र शैली भी प्रचलित है। भारतीय लोक कला के अंतर्गत तंजावुर शैली का जन्म 18वीं शताब्दी में तंजावुर प्रांत में मराठों के शासन में हुआ था। कब हुआ था? तंजावुर शैली का जन्म कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में। और किसके शासनकाल में हुआ था? मराठों के शासनकाल में। कहाँ हुआ था? तंजावुर प्रांत में। यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं बच्चों, तो इसको ध्यान से पढ़ना कि भारतीय लोक कला के अंतर्गत तंजावुर शैली का जन्म कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तंजावुर प्रांत में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था? मराठों के शासनकाल में हुआ था। मराठा रजवाड़ों में कला और संस्कृति को आश्रय देने की अद्भुत परंपरा थी। उस काल में तंजावुर कला का भरपूर विकास हुआ। तंजावुर कलाकृतियों का मूल फलक कटहल की लकड़ी से बना होता है। तंजावुर कलाकृतियों का जो मूल फलक होता है, जो उसका बेस होता है, आंगन होता है, वो किससे बना होता है? कटहल की लकड़ी से बना होता है। लकड़ी के मूल फलक के ऊपर गत्ते को गोंद से चिपकाया जाता है। कि जब हम बेस लेते हैं तो लकड़ी कौन सी होती है? कटहल की होती है। और उसके ऊपर फिर गत्ते को गोंद से चिपकाया जाता है। फिर उस गत्ते के ऊपर, इसके ऊपर साफ सूती कपड़े को जमाकर चूना पत्थर का लेप किया जाता है। कि जब हम कटहल की लकड़ी से बना मूल फलक बनाते हैं, उसको लेते हैं, उस मूल फलक के ऊपर क्या चिपकाते हैं? एक गत्ते को गोंद से चिपकाते हैं। गत्ता चिपकाने के बाद में उसके ऊपर एक साफ कपड़ा लेते हैं, सूती कपड़ा, उसको चिपका देते हैं और उस पर चूना पत्थर का लेप किया जाता है। फिर इसे चिकने पत्थर या सीप से घिसकर समतल किया जाता है। क्योंकि जब हम सूती कपड़े को चिपकाएंगे, उसके ऊपर चूना पत्थर का लेप करेंगे, तो चूना पत्थर क्या होता है? कहीं से ऊपर, कहीं से नीचे, कहीं से खुरदरा, इस प्रकार हो जाता है। तो उसको समतल बनाने के लिए या तो चिकने पत्थर या फिर सीप से घिसाई की जाती है। चित्र की बाहरी रेखाओं को रंग भरने से पहले हाथ से उकेरा जाता है। कि जब उनमें हम चूना पत्थर का लेप करते हैं, उसको समतल कर देते हैं, फिर उसमें रेखाएं बनाते हैं, हाथ से उन रेखाओं को बनाते हैं, फिर उनमें रंग भरते हैं। कि रंग भरने से पहले उन पर जो चूना पत्थर का लेप करते हैं, उनमें हम हाथ से रेखाएं बनाते हैं। जिन स्थानों पर रंगीन पत्थर या रत्नों के रंगों को भरना होता है, वे खाली छोड़ दिए जाते हैं। बाद में कच्चे चूने के पत्थर और गोंद के महीन मिश्रण को खाली स्थान में भरकर उसके ऊपर रत्नों और कीमती पत्थरों को चिपका दिया जाता है। रत्नों के किनारों पर
सोने के वर्क को इमली की गोंद से चिपकाया जाता है। किससे चिपकाया जाता है? इमली की गोंद से। जड़ाव के बाद मुलायम कूची से, कूची का अर्थ होता है ब्रश, मुलायम कूची से कलाकृतियों को पूरा किया जाता है। तंजावुर चित्रों के विषय धार्मिक और पौराणिक कथाओं से लिए जाते हैं। कि जो तंजावुर के चित्र है, तंजावुर कलाओं की जो चित्रकारी है, उनके जो चित्र है वे कहाँ से लिए जाते हैं? धार्मिक या पौराणिक कथाओं से, पौराणिक कहानियों से लिए जाते हैं। अधिकतर चित्रों में नवनीत कृष्ण के दर्शन होंगे, जिनमें वे रत्नों और आभूषणों से सुसज्जित हाथ में माखन लिए मुस्कुरा रहे हैं। एक और दृश्य श्री राम के राज्याभिषेक का है, जो सर्वाधिक लोकप्रिय है। समय के साथ इस शैली में, इस विधि में अब कुछ नए विषयों के चित्र भी बनने लगे हैं। रत्नों और सोने की बारीक कारीगरी के कारण ये कलाकृतियाँ बहुमूल्य होती है। दूसरी कला है मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला को मिथिला की कला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? मधुबनी चित्रकला का दूसरा नाम है मिथिला की कला, मिथिला कला। यह कला बिहार के मिथिला प्रदेश में पनपी। इस कला को सर्वाधिक संरक्षण कहाँ मिला? इस कला की शुरुआत कहाँ से हुई? तो बिहार के मिथिला प्रदेश में। मधुबन का अर्थ है माधुर्य, वन अथवा शहद उद्यान। राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं के लिए प्रसिद्ध इस कला का सीधा संबंध माधुर्य से ही है। तो इस जो चित्रकला है, इसमें किसकी मधुर लीलाओं का वर्णन किया जाता है? राधा कृष्ण की। यह कला आम केले के झुरमुट में कच्ची झोपड़ियों से घिरे हरे भरे तालाब वाले इस गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह कला चली आ रही है। यह चित्रकारी पारंपरिक रूप से इस प्रदेश की महिलाएं करती आ रही है। कि मधुबनी चित्रकला को मुख्यतया कौन करती है? महिलाएं करती है। कहाँ की महिलाएं? बिहार के मिथिला प्रदेश की। लेकिन आज इसकी बढ़ती मांग को देखकर, मांग को पूरा करने के लिए पुरुष भी इससे जुड़ गए हैं। कि पहले क्या होता था? पहले मधुबनी चित्रकला को केवल महिलाएं करती थी, लेकिन आज जैसे जैसे समय बदल रहा है, जैसे जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यह चित्रकला आ रही है, तो समय को देखते हुए तथा इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए पुरुष भी इससे जुड़ गए हैं। कि मधुबनी चित्रकला को पुरुष भी करने लग गए हैं, पुरुष भी बनाने लग गए हैं। मधुबनी की कलाकृतियाँ तैयार करने के लिए हाथ से बने कागज को गोबर से लीप कर उसके ऊपर वनस्पति के रंगों से पौराणिक गाथाओं को चित्रों के रूप में उतारा जाता है। कलाकार अपने चित्रों के लिए स्वयं रंग तैयार करते हैं और बांस की तीलियों में रुई लपेटकर तुलिकाओं को भी स्वयं तैयार करते हैं। कि जो ब्रश से उनमें रंग भरते हैं, वो ब्रश कैसे बनाते हैं? बांस की तीलियों पर रुई लपेटकर। इन कलाकृतियों में गुलाबी, पीला, सिंदूरी अर्थात लाल और सूगापंखी अर्थात हरा रंगों का प्रयोग किया जाता है। काला रंग ज्वार को जलाकर प्राप्त किया जाता है। पीला रंग हल्दी और चूने को बरगद की पत्तियों के दूध में मिलाकर तैयार किया जाता है। सफ़ेद रंग चावल के चूर्ण से, पलाश या टेसू के फूल से नारंगी, कुसुम के फूलों से लाल और बेल की पत्तियों से हरा रंग बनाया जाता है। अर्थात ये पहले बताया है कि जो रंग इनमें भरा जाता है, इन चित्रों में जो रंग भरते हैं, वो रंग कलाकार स्वयं तैयार करते हैं। तो जो भी उनके पास उपलब्ध होता है, जैसे पीला रंग उन्होंने हल्दी से बना लिया, सफ़ेद रंग उन्होंने चावल के चूर्ण से बना लिया, लाल रंग उन्होंने कुसुम के फूलों से बना लिया, बेल की पत्तियों से हरा रंग बना लिया। इस प्रकार से वो रंगों का निर्माण स्वयं करते हैं। मनुष्य और देवी देवताओं के चित्रों के साथ प्राकृतिक विषय की आकृतियाँ, पेड़ पौधे, फूल पत्ते, पशु पक्षी और ज्यामितीय आकारों को इस कला में विशेष स्थान दिया गया है। भारतीय पौराणिक अवतारों की झलक इनमें स्पष्ट दिखाई देती है। बाँस, फूल, कमल, लताएं और स्वास्तिक, धन धान्य
की समृद्धि के लिए शुभ मानक चिन्ह भी चित्रित किए जाते हैं कि इन चित्रों को बनाने के बाद में इनके साथ साथ बांस, फूल, कमल, लताएं, स्वास्तिक आदि धन धान्य की समृद्धि के जो शुभ चिन्ह होते हैं, शुभ मानक चिन्ह जो माने जाते हैं, वह चिन्ह भी चित्रित किए जाते हैं, वो चिन्ह भी बनाए जाते हैं। बच्चों, आज हमने 2 चित्रकलाएं पढ़ी, तंजावुर कला तथा मधुबनी चित्रकला। अब जो 2 चित्रकलाएं शेष रह गई है, वारली लोक चित्रकला तथा राजस्थानी लघु चित्रकारी। इन दोनों चित्रकलाओं के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।